नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 100 करोड़ की गुल्लक पार्ट 3। शनिवार 4 मार्च, मुंबई। सुबह 11 बजे, जबकि बिलमोरिया अभी गजरे के पास नहीं पहुंचा था। उसने सिपा सलार श्याम डोंगरे को तलब किया। क्या कर रहा है? मेंढक ने डराते हुए निरर्थक प्रश्न किया। खास कुछ नहीं बाप, डोंगरे बोला। क्या? और मैंने मंगलवार को जो तेरे को शहर के तमाम विधवा आश्रम, यतीम खाने, गौशालाएं, धर्मशालाएं चेक करने के लिए कहा था, वो काम तो पूरी मुस्तैदी से हो रहा है बाप। मैं बोला कि मैं उसके अलावा खास कुछ नहीं कर रहा। अभी किसी सिरे नहीं पहुंचा वो काम। डोंगरे इनकार में गर्दन हिलाने ही लगा था कि संभल गया और बोला, नहीं बाप। क्यों? गजरे के माथे पर बल पड़े। आज शनि हो गया मंगल से। क्यों भाई? बाप, मुंबई में ऐसी शालाएं और आश्रम बहुत हैं। चेक करना शुरू किया तो खबर लगी कि मुंबई शहर तो भरा पड़ा है ऐसी जगहों से। अभी तक ऐसे 60 ठिकाने हम चेक कर चुके हैं, फिर भी अभी 100 से ऊपर और है। उन 60 ठिकानों में कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। चेक तो ठीक से कर रहा है। ईंट से ईंट बजा के चेक कर रहे हैं बाप। सच उगलवाने के लिए 6-7 जगह तो बहुत कहर ढाना पड़ा। ऐसा ही मांगता है मैं, किसी का लिहाज नहीं करना। 10-20 आदमी खामखा भी मर जाएं तो कोई वांदा नहीं, लेकिन चेकिंग बिल्कुल चौकस होनी चाहिए। ऐसी हो रही है बाप। सारे ठिकानों की कोई लिस्ट बनाई है तूने? हाँ। मुकम्मल लिस्ट? हाँ। कैसे मालूम है कि वो मुकम्मल लिस्ट है? बाप, कई तरीकों से चेक किया। हर इलाके से अपने आदमियों से पूछताछ करवाई। दूर दराज के नामालूम इलाकों तक में पूछताछ कराई। ऐसे आश्रम शालाएं चलाने वालों से और ऐसे ठिकानों की बाबत पूछा। डायरेक्टरी के पीले पन्नों में देखा। कमेटी के दफ्तर से लिस्ट निकलवाई। रजिस्ट्रार के दफ्तर से लिस्ट निकलवाई। तब जाके कहीं मुकम्मल लिस्ट तैयार हुई। ये सब करना तुझे खुद सूझा? सूझा तो मेरे को ही बाप, पर मैं मशवरा पिंगले साहब से भी किया। उस लिस्ट की एक कॉपी मेरे को भी दे। जरूर। उन ठिकानों को टिक करके जिन्हें कि तू चेक कर चुका है। क्या करके बाप? टिक करके, निशानी लगा के, काट के। समझा बाप? मैं अभी 5 मिनट में कॉपी देता है। भाग जा। डोंगरे तत्काल वहां से रुखसत हुआ। तभी बिलमोरिया वहां पहुंचा। दिल्ली से क्या खबर है? गजरे उसकी शक्ल देखते ही बोला। कल तक तो कोई खबर नहीं थी। बिलमोरिया तनिक हड़बड़ाया सा बोला। क्या मतलब? वहां मॉडल टाउन वाली कोठी में बस सतूर ताला है और कामले बस सतूर उसकी निगरानी कर रहा है। अभी तक वहां न नीलम लौटी है और न वो दूसरी लड़की सुमन वर्मा। कमाल है, कहाँ मर गई वो दोनों? ये सब्र से होने वाला काम है गजरे साहब। वो जहाँ भी होगी लौट के तो उन्होंने वहाँ आना ही है। देख लीजिएगा, हमारा इंतज़ार रंग लाएगा। पता नहीं कब रंग लाएगा। मुमकिन है आज ही। मुमकिन है आज ही फ़ोन पर कामले कोई गुड न्यूज़ दे। वो गुड न्यूज़ दे न दे, आज जब उसका फ़ोन आए तो उसे बोल के रखना कि वो उन दोनों के हाउसिंग सोसाइटी वाले फ्लैटों पर भी निगाह रखे। कहीं ऐसा न हो कि वो मॉडल टाउन ही डेरा डाले रहे और वो दोनों औरतें गोल मार्केट की उस हाउसिंग सोसाइटी के अपने अपने फ्लैटों में रह रही हों। मैं बोल के रखूँगा। सुमन वर्मा की नौकरी की पड़ताल भी वो रखे। मुमकिन है वो लड़की नौकरी पर लौट आई हो, लेकिन इस बार वो किसी और ही पते से वहाँ पहुँचती हो। आज और कल तो दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होगी। ऐसा होगा तो सोमवार को या उसके बाद मैं कामले को इस बाबत भी बोल दूंगा। छोटे बच्चों को पैदाइश के बाद कई तरह के टीके वगैरह लगते हैं, ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं उन्हें काली खांसी, पोलियो, चेचक वगैरह से बचाने के लिए। वही कामले को बोल कि वो हाउसिंग सोसाइटी में, मॉडल टाउन में अड़ोस पड़ोस से और गैलेक्सी के दफ्तर के स्टाफ वगैरह से पता करने की कोशिश करे कि नीलम ने सोहल के पिल्ले को कहाँ जन्म दिया था। ऐसी डिस्पेंसरी या डॉक्टर की खबर लग जाने के बाद वहाँ की निगरानी भी कारामद हो सकती है। नीलम वहाँ अपने पिल्ले के साथ उसे कोई पोलियो वोलियो के ड्रॉप्स दिलाने पहुँच सकती है। ये तो, बिलमोरिया प्रशंसात्मक स्वर में बोला, आप बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं गजरे साहब। गजरे खुश हो गया। और क्या खबर है? वो बोला। फिलहाल तो कोई नहीं, बिलमोरिया बोला। तू यहाँ हमारे कैंप में सोहल का कोई भेदिया पकड़ने वाला था? गजरे साहब, उस बाबत मेरा ख्याल ये है कि भेदिया हमारे होटल के स्टाफ में से ही कोई था। होटल हमने बंद कर दिया, तकरीबन स्टाफ की टेम्परेरी छुट्टी कर दी। इस वजह से
उस भेदिए के हमारे बीच फंक्शन कर पाने का स्कोप अपने आप ही खत्म हो गया है, जिसका सबूत ये है कि जब से होटल बंद हुआ है तब से यहाँ कोई छोटी मोटी भी ऐसी वारदात नहीं हुई है जिसके लिए कि किसी भेदिए को जिम्मेदार ठहराया जा सके। बात तो तू ठीक कह रहा है बिलमोरिया, ये बात है तो अब तो कबूल कर कि दिव्या पर तेरा शक बेबुनियाद था और पिंगले पर आपका। दोनों ने अट्टहास किया। रकम का इंतजाम हो गया? फिर गजरे ने नया सवाल किया। हाँ, बिलमोरिया बोला। उसका आगे जो होना था हो गया, आज होगा। ट्रैवल एजेंसी के नंबर पर कालिया के लिए संदेशा मैंने छोड़ दिया है। लोहिया को इस बाबत आप खुद ही फोन करें तो अच्छा होगा, आखिर वो आपका पड़ोसी है। ठीक। विक्टर के साथ विमल हैनस रोड पहुंचा। पूर्व निर्धारित तरीके से सुजाता नायक को फोन करके वो वहां पहुंचा था और अब उसके लिए फ्लैट का दरवाजा भी एक पूर्व निर्धारित तरीके से घंटे बजाने पर ही खुलने वाला था। टैक्सी से निकलने से पहले उसने इस बात की तस्दीक की कि बिलमोरिया की बॉडीगार्डों से घिरी कार पहले से ही सड़क पर मौजूद नहीं थी। कल वाला हॉर्न का सिग्नल याद है ना? वो बोला। याद है बाप, विक्टर बोला। बरोबर याद है। आज भी कल जैसी ही चौकसी करनी है और नौबत आने पर कल की तरह हॉर्न बजाकर मुझे वार्न करना है। ठीक। विमल टैक्सी से निकलकर इमारत में दाखिल हुआ और लिफ्ट द्वारा चौथी मंजिल पर पहुंचा। उसने पूर्व निर्धारित तरीके से कॉल बेल बजाई तो सुजाता ने दरवाजा खोला और उसके भीतर दाखिल होते ही उसे बंद कर लिया। उस घड़ी अभी 11:15 बजे थे। सुजाता की प्रश्न सूचक निगाह उसके हाथ में थमे इकलौते पैक पर पड़ी। फोटोग्राफी का तामझाम टैक्सी में है। उसकी निगाह का मंतव्य समझकर वो बोला, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा। सुजाता ने उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। विमल को वो पिछले रोज जैसी तूफानी मूड में न लगी। क्या बात है? वो मीठे स्वर में बोला। खैरियत तो है ना? हाँ, वो अनमने भाव से बोली। खैरियत है। खैरियत को क्या होना है? बिलमोरिया दोबारा तो नहीं आया? वो तो नहीं आया, लेकिन रात भर फोन की घंटी बजती रही। शायद आ जाए, शायद, लेकिन तुम निश्चित रहो, भीतर वो आज भी नहीं घुस पाएगा। यानी कि नया ताला अभी भी दरवाजे पर बस सतूर लगा हुआ है? हाँ। उसकी जगह फिर से पुराना ताला फिट कराने के लिए तो मिस्त्री की जरूरत पड़नी होगी। काहे को? 4 पेंची तो खोलने होते हैं। यानी कि कल ताला तुमने खुद ही बदल लिया था? और क्या, वो कड़क आदमी है। आज उसने ताला तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश की तो? किस उम्मीद में? तुम्हें भीतर मौजूद पाने की उम्मीद में। नॉनसेंस, वो तो कभी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। आई सी। और फिर वो तीखे स्वर में बोली, तुम्हें कैसे मालूम है वो कड़क आदमी है? तुम्ही ने बताया था। मैंने? कब? परसों, ताजमहल के पार में। गैंगस्टर, मवाली, बड़ा बाप, अंडरवर्ल्ड डॉन, बहुत कुछ बताया था तुमने उसे। ओह, भूल गई? भूल गई थी, लेकिन अब याद आ गया है। यानी कि ताला तोड़ने जैसी हरकत वो नहीं करेगा? नहीं, बड़ी हद वो मेरे डैडी से मेरे बारे में पूछ रहा होगा। इस बाबत जब तक उसका धीरज छूटेगा तब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा? तुम्हारा मेरा आज का ही सेशन है ना? वो तो है। यू आर राइट। सो व्हाट एल्स इज न्यू? एक तो नई बात यही है कि आज मेजबान को मेहमान की कोई कद्र नहीं मालूम होती। क्या मतलब? कोई ठंडा नहीं, गर्म नहीं और गर्म नहीं, पानी का एक गिलास तक नहीं। सॉरी, बोलो क्या पियोगे? जो तुम पिलाओगी। फैंसी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन हमेशा नहीं, जैसे आज नहीं। इसलिए बोलो क्या पियोगे? आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। ऐसा ही है कुछ कुछ। ऐसे फोटो सेशन कैसे चलेगा? मुश्किल ही चलेगा। ऐसा है तो गोली मारो फोटो सेशन को। यानी कि आज के बाद फिर कभी? यानी कि फिर कभी नहीं। यूँ समझ लो कि मेरी ज़रूरत कल की तस्वीरों से ही पूरी हो गई। ओह, लगता है इस बात से मेरे मूड का कोई रिश्ता नहीं। असल में तुम घर से ही ये सोच के आए थे, इसलिए अपना फोटोग्राफी का तामझाम तुम लाए ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं। इसीलिए तुम पैसा भी नहीं लाए हो? ऐसी बात तो बिल्कुल ही नहीं है। सबूत के तौर पर ये। विमल ने बैग से निकालकर 100 के नोटों की 2 गड्डियां उसके सामने मेज पर रखी। कबूल करो। नोटों पर निगाह पड़ते ही सुजाता के सर्द मिजाज में तब्दीली आई। आई एम सॉरी, वो बोली। मैंने यूं ही उल्टा सीधा बोल दिया। नेवर माइंड। तस्वीरें कैसी आई हैं? बढ़िया। तभी तो बोला
कि मेरी ज़रूरत कल की तस्वीरों से ही पूरी हो गई। दिखाओ। साथ तो नहीं लाया मैं। क्यों नहीं लाए? जब बना ली थी तो। वो क्या है कि मैंने अभी फिल्में डेवलप करके कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट्स ही बनाए थे कि बिजली चली गई थी, लिहाजा एनलार्जमेंट नहीं बना पाया था। अब मैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट से भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि काम कैसा हुआ था। तुम शायद ऐसा न कर पाती। ओह, लेकिन तुम खातिर जमा रखो। तस्वीरों का एक सेट तुम्हें देकर ही मैं तुम्हारे शहर से रुखसत होऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। अब बोलो, क्या पियोगे? ये। विमल ने बैग में से शीवज रिगॉल की 2 लीटर की बोतल निकालकर मेज पर रखी। इसमें से सिर्फ एक पैक तुम्हारे साथ पीने का फक्र मैं हासिल करना चाहता हूँ, बाकी तुम्हारे लिए है, एक मामूली आदमी के मामूली तोहफे के तौर पर। मामूली आदमी तो तुम नहीं हो। मैं मामूली नहीं, बहुत मामूली आदमी हूँ। मुझे तो नहीं लगते। जर्रा नवाज हो इसलिए नहीं लगता। ऐसी लच्छेदार बातें बनाना कहाँ से सीखे हो? विमल हंसा। मैं अभी आई, वो उठती हुई बोली। विमल ने सहमति में सिर हिला दिया। 2 मिनट बाद वो एक ट्रे के साथ वापस लौटी। ट्रे पर से 2 गिलास, एक सोडा साइफन, एक आइस बकेट और एक काजू की प्लेट उसने सेंटर टेबल पर ट्रांसफर की। बोतल खोलकर 2 जाम तैयार किए, जिसके साथ उन्होंने चीयर्स बोला। हमारी आखिरी मुलाकात के नाम, विमल बोला। आखिरी मुलाकात? सुजाता की भवें उठी। मेरा काम हो गया है, कल मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा। और नहीं रुक सकते? नहीं रुक सकता। विमल ने बड़े नाटकीय अंदाज से पेट पर एक धौल जमाई। पापी, पेट का सवाल है। ओह, लेकिन विमल तरन्नुम में बोला, मैं वापस आऊंगा, लाइक अमिताभ बच्चन, खुदा गवाह, रिमेंबर। बहुत दिलचस्प आदमी हो, वो हंसती हुई बोली। बेसाख्ता हंसी निकल जाती है तुम्हारी बातों पर। विमल भी हंसा, फिर फौरन संजीदा हुआ। बहुत याद आया करेगी तुम्हारी मुझे, वो धीरे से बोला। 3 दिन में शैदाई बना लिया तुमने मुझे अपना। झूठ। सच में बात होती तो कल यूँ मिजाज ना दिखा रहे होते जैसे फांसी लग रही थी तुम्हें। कल मेरे जहन पर काम हावी था, आज तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, आज मेरे नहीं तो तुम्हारे जहन पर कोई फिक्र, कोई अंदेशा हावी मालूम होता है तो ऐसा ही, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? मैं तुम्हारी जहनी परेशानी हमेशा के लिए रफा कर सकता हूँ। मैं अभी भी नहीं समझी। मैं तुम्हें बिलमोरिया से निजात दिला सकता हूँ। कैसे? दरवाजे पर पुराने वाला ताला फिट कर दो और उम्मीद करो कि वो आता ही होगा। फिर क्या होगा? फिर? विमल ने बैग में से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई। ये होगा। सुजाता के नेत्र फैले। ये रिवॉल्वर? असली है, भरी हुई। कितना भी बड़ा सूरमा हो, मार गिराती है उसे। तुम बिलमोरिया का कत्ल करोगे? तुम्हारी खातिर? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? मुझे यहाँ खून खराबा मंजूर नहीं, और कहीं तो ये काम मुमकिन नहीं। यहाँ भी मुमकिन नहीं। उसके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन फ्लैट में नहीं आते। तुम्ही ने कहा था। तुम पागल हो, साथ तो आते हैं। जब वो वापस नहीं लौटेगा तो वो क्या सोचेंगे? हमने क्या लेना देना है उनकी सोच से, वो कुछ भी सोचे। लेकिन लाश मैं गायब कर दूंगा। वो सोचेंगे नहीं कि जब वो आया यहाँ था तो कहाँ चला गया। तुम बोल देना वो यहाँ नहीं आया था। वो कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं उन चारों को भी शूट कर दूंगा। तुम 5 कत्ल करोगे? क्या प्रॉब्लम है? कत्ल के लिए 3 ही चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं, हाथ, हौसला और हथियार, और तीनों मेरे पास हैं। ज़रूर तुम भी कोई बड़े मवाली हो जिसकी बिलमोरिया से कोई अदावत है। मैं बिलमोरिया को जानता तक नहीं, मैं महज एक फोटोग्राफर हूँ। तुम 5 आदमियों को शूट करोगे? शूटिंग इज़ माई प्रोफेशन, रिमेंबर? नॉट दिस काइंड ऑफ शूटिंग। एक बार ऐसे भी सही, तुम्हें नशा हो गया है। आधे ही पैक से। रिवॉल्वर वापस रखो। तो मेरी तजवीज़ मंजूर नहीं तुम्हें? अब छोड़ो वो किस्सा। लगता है अपनी बाप ही की बेटी हो तुम। क्या मतलब? जैसे तुम्हारा बाप बिलमोरिया का मोहताज है, एन वैसे ही तुम भी उसकी मोहताज हो। उसकी नवाजिशों के बिना तुम दोनों की ही जिंदगी मुमकिन नहीं। ओह, शट अप। एज यू विश मैडम। विमल ने रिवॉल्वर वापस बैग में डाली और विस्की की एक चुस्की ली। ये तुम्हारा बैग है या भानुमति का पिटारा? वो बोली, जो अजूबे पर अजूबा उगल रहा है। अभी और क्या क्या है इसमें? और कुछ नहीं है।
विमल हंसता हुआ बोला। सुजाता खामोश रही। फिर उसने अपना गिलास खाली किया और नया जाम तैयार करने लगी। उसकी सुविधा के लिए विमल जानबूझकर परे देखने लगा। लड़की टेंशन में थी। तरंग बिना उसकी वाणी मुखर नहीं होने वाली थी। वो नया पैक चुसकने लगी तो विमल फिर आतिशदान के ऊपर लगी विशाल तस्वीर की तरफ आकर्षित हुआ। तो हॉर्स ब्रीडिंग का शौक रखता है ये बिलमोरिया? वो सहज भाव से बोला। हाँ, वो बोली। घोड़े रखता कहाँ है अपने? मुंबई में या मुंबई से बाहर कहीं? ये सवाल तुमने कल भी पूछा था, क्यों जानना चाहते हो? कोई खास वजह नहीं, यूं ही पूछ लिया। तुम जवाब न देना चाहो तो भी चलेगा। मुंबई में ही रखता है। जोगेश्वरी में एक अस्तबल है जिसको एक इंग्लैंड से हुनरमंद होके आया हॉर्स ट्रेनर चलाता है। चंदन जाधव नाम है। बिलमोरिया उसी के अस्तबल में अपने घोड़े रखता है और वो ही उन घोड़ों का ट्रेनर है। सिर्फ उसके नहीं, उस जैसे मुंबई के और भी कई रेस के शौकीनों के। यानी कि रेस के घोड़ों का कोई भी मालिक ट्रेनिंग के लिए इस हॉर्स ट्रेनर चंदन जाधव को अप्रोच कर सकता है। जाहिर है जोगेश्वरी में उस चंदन जाधव के अस्तबल में तो बिलमोरिया अक्सर जाता होगा। आगे पीछे जाता हो या न हो, रेस के सीजन में तो जाता ही है। रेस का सीजन जो कि आजकल चल रहा है। हाँ, जोगेश्वरी में है कहाँ उसका अस्तबल? मुझे नहीं मालूम। कोई नाम तो होगा उसकी उस जगह का। होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम। कोई टेलीफोन नंबर वगैरह? क्या बात है, तुम तो यूं सवाल कर रहे हो जैसे यहाँ से उठ के सीधे वहीं पहुँचने वाले हो। ऐसी कोई बात नहीं, विमल तनिक हड़बड़ाया सा बोला। फिर उसकी तवज्जो हटाने के लिए उसने अपना गिलास खाली किया और उसे मेज पर रखता हुआ बोला, मे आई हैव वन मोर प्लीज? उसने सहमति में सिर हिलाते हुए अपना भी गिलास खाली किया और नए जाम तैयार किए। परसों की वोदका और कल की जिन के मुकाबले में उस रोज स्कॉच विस्की ने अपना रंग जरा देर से दिखाया, लेकिन जब दिखाया तो पूरे जलाल के साथ दिखाया। तीसरे पैक के मध्य में सुजाता सुरूर में दिखाई देने लगी। उसका मूड सुधर गया और वो रह रहकर छोटी छोटी मामूली बातों पर भी फरमाइशी अट्टहास लगाने लगी। लेकिन उस रोज उसने उसके साथ सटकर बैठने जैसी या उसके ऊपर ढेर हो जाने वाली या गिरहबान के खुले बटनों के जरिए वक्ष की घाटियों का नज़ारा कराने जैसी कोई हरकत न की। लेकिन जब हरकत की तो एक ही बारगी ऐसी की कि वो तमाम हरकतों का मजमुआ बन गई। उसने अपना गिलास खाली करके मेज पर रखा और अभी आई कहकर वहां से उठ के चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर कहीं से उसकी आवाज़ आई। कॉल? हाँ, विमल तनिक उच्च स्वर में बोला। जरा यहाँ आना। यहाँ कहाँ? पिछले बेडरूम में। वहाँ क्या है? आओगे तो पता चलेगा ना। आता हूँ। विमल ने भी अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। वो पिछले बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा और धक्का देकर वो भीतर कदम रखने ही लगा था कि चौखट पर ही थमकर खड़ा हो गया। दाता दाता। कमरे में नीम अंधेरा था जिसमें वो संपूर्ण नग्न अवस्था में पलंग पर पीठ के बल पड़ी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। जो देखा पसंद आया? वो लिप्सा में डूबे स्वर में बोली। हाँ, विमल फंसे कंठ से बोला। बहुत ज़्यादा। निहाल हो गया। फिर भी अभी चौखट पर ही खड़े हो? मैं अभी 1 मिनट में आया। जरा बोतल और गिलास उठा लाऊं? हाँ ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। वही तो मैं बोला। विमल वापस ड्राइंग रूम में लौटा। वहाँ से उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप फ्लैट से बाहर निकल गया। अपने पीछे उसने दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट का इंतज़ार किए बिना सीढ़ियों के रास्ते यूं नीचे को लपका जैसे उसे दहशत हो कि अभी सुजाता उसके पीछे प्रकट होगी और उसे दबोच लेगी। हाँफता हुआ वो इमारत से बाहर निकला और सड़क पर खड़ी विक्टर की टैक्सी में बैठ गया। क्या हुआ बाप? विक्टर सशंक भाव से बोला। कुछ नहीं, विमल बोला। फिर तेरे होश क्यों उड़े हुए हैं? कोई वजह नहीं, तू चल यहाँ से। कहाँ चलूँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ से हिल। विक्टर ने टैक्सी स्टार्ट की, उसे गियर में डाला, लेकिन अभी वो सरकी ही थी कि उसने उसे रोका और इंजन बंद कर दिया। क्या हुआ? विमल झुंझलाया सा बोला। उधर देख बाप। विक्टर सुजाता के फ्लैट वाली इमारत की ओर इशारा करता हुआ बोला। विमल ने उधर निगाह उठाई तो वो सन्नाटे में आ गया। काले शीशे वाली एक कॉन्टेसा उसी क्षण वहां आकर रुकी थी। विमल के देखते देखते जिसके चारों दरवाजे एक साथ खुले और प्यादों ने बाहर कदम रखा, फिर एक इमारत के भीतर घुस गया
एक दरवाजे पर खड़ा रहा और दो कार के करीब ही ठिठके रहे। कुछ क्षण बाद कार के करीब के एक प्यादे ने कार की पिछला दरवाजा खोला तो बिल्मोरिया ने बाहर कदम रखा। फिर दोनों प्यादे उसके साथ दरवाजे तक गए। दरवाजे वाला प्यादा उसके साथ लिफ्ट तक गया और लिफ्ट वाला प्यादा उसके साथ लिफ्ट के भीतर सवार हुआ। सत्यानाश, विमल के मुंह से निकला। लड़की की खैर नहीं। क्या बोला बाप? विक्टर बोला। लड़की की खैर नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा। भेजा फिरेला है, हमारा तो इधर ठहरे रहना भी ठीक नहीं। मैं चलता है। उसने टैक्सी स्टार्ट की। खबरदार, विमल बोला, इधर ही ठहरा रहे। ठीक है। उसने इंजन बंद किया। पर तेरे को भी खबरदार होना मांगता है। टैक्सी से बाहर निकलने का नहीं है। लेकिन वो लड़की, कुछ नहीं होता उसको। तू उधर होता तो कुछ होता, अब क्या वांदा है? फिर भी मुझे पता लगाना चाहिए कि कोई वांदा नहीं। मैं बस जाके आता हूँ। जरूर भेजा फिरेला है, वो सब के सब तेरे को पहचान लेंगे। फिर बाई को कुछ न हो, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन मेरे को कोई नहीं पहचानता, मैं देख के आता है। ठीक ठीक, पर तू टैक्सी से बाहर निकलने का नहीं है। मेरे लौटने तक जिधर बैठा है उधर से हिलने का नहीं है। अच्छा मेरे बाप। विक्टर टैक्सी से बाहर निकला। एक बॉडीगार्ड के साथ बिल्मोरिया चौथी मंजिल पर लिफ्ट में से निकला और फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि पाया कि दरवाजा चौखट के साथ नहीं लगा हुआ था। उसने हौले से दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। वो सकपकाया। वो कुछ क्षण कान खड़े किए भीतर से कोई आहट लेने की कोशिश करता रहा और फिर गार्ड को वहीं दरवाजे पर खड़ा रहने का इशारा करके भीतर दाखिल हुआ। सबसे पहले वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचा। सेंटर टेबल पर पड़ी शिवाज रिगॉल की बोतल, आइस बकेट और सोडा साइफन पर से फिसलती हुई उसकी निगाह दो गिलासों पर पड़ी। दो गिलास जिनमें बड़ी बर्फ अभी पूरी तरह से पिघली भी नहीं थी। उसकी निगाह फिर विस्की की बोतल पर पड़ी। बोतल उसे काफी खारी लगी, शायद नई न खोली गई हो। उसने अपने आप को तसल्ली दी। लेकिन दो गिलास? वो चुपचाप बाहर निकला और अपने पीछे दरवाजा भिड़काता हुआ बोला, फ्लैट में कोई है, दौड़ के जा और सबको बुला के ला। बाप, गार्ड सशंक स्वर में बोला, तुम इधर अकेला? बाहर हूँ, दरवाजे पर। कोई बाहर कदम रखेगा तो शूट कर दूंगा। तू टाइम खराब न कर, जल्दी जा और जल्दी लौट। लिफ्ट तब भी उसी फ्लोर पर खड़ी थी। गार्ड लपक कर उसमें सवार हो गया। लिफ्ट नीचे को चल पड़ी। 2 मिनट बाद चारों गार्ड के साथ वो वापस लौटा। बिल्मोरिया के इशारे पर चारों ने दबे पांव फ्लैट के भीतर कदम रखा। फिर बिल्मोरिया उनके पीछे फ्लैट में दाखिल हुआ। उसी क्षण सीढ़ियों पर ऊपर को आता विक्टर प्रकट हुआ। उसने एक उड़ती सी निगाह फ्लैट के भीतर दाखिल होते 5 जनों की पीठों पर डाली और अगली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियों के मोड़ पर वो ठिठक गया और सावधानी से नीचे झांकने लगा। चारों गार्डों की एकाएक वहां सामूहिक मौजूदगी निश्चय ही चिंता का विषय थी। भीतर बेडरूम में विमल के तत्काल लौटने का इंतजार करती सुजाता झुंझलाकर पलंग पर से उठी और उसके करीब की एक कुर्सी पर पड़ी गुलाबी रंग की झीनी सी नाइटी उठाकर पहनने लगी। कहाँ मर गया था कमबख्त? विस्की लेने ड्राइंग रूम में गया था या ठेके पर गया था? कैसा अजीब आदमी था। बातें ऐसी करता था कि नशा छा जाता था। कुछ करने की नौबत आती थी तो पनाह मांगने लगता था। नाइटी की डोरियां कमर के साथ कस कर बांधते हुए उसने बेडरूम से बाहर कदम रखा। आगे जो नज़ारा उसे दिखाई दिया उसने उसके प्राण न निकाल दिए। यही करिश्मा था। अपने 4 गार्डों के साथ बिल्मोरिया फ्लैट के भीतर। हे भगवान, क्या कॉल ने दरवाजा खोल दिया था? लेकिन घंटी तो बजी नहीं थी। दस्तक पड़ने जैसी भी कोई आहट नहीं हुई थी। जरूर किसी करिश्माई तरीके से ताला ही खुल गया था। लेकिन गार्ड, उन्होंने तो पहले कभी भी फ्लैट के भीतर कदम नहीं रखा था। चारों ने तो क्या, किसी एक ने भी कभी भीतर कदम नहीं रखा था। और कॉल, वो कहाँ था? और भी ज्यादा हैरानी की बात उसके लिए ये थी कि बिल्मोरिया ने उसकी तरफ निगाह तक नहीं उठाई थी। वो तो निगाहों से ही अपने गार्डों को कुछ इशारा कर रहा था, जिसके नतीजे के तौर पर वो सारे फ्लैट में फैलने लगे थे। कुछ क्षण बाद गार्ड फिर बिल्मोरिया के पास वापस लौटे। बिल्मोरिया ने उनकी तरफ देखा तो सबके सिर इनकार में हिले। फिर वो एक दूसरे के पीछे फ्लैट से बाहर निकल गए। तब कहीं जाकर बिल्मोरिया ने सुजाता की तरफ आंख उठाई। हेलो,
वो मुस्कुराता हुआ बोला। सुजाता के मुंह से बोल न फूटा। तेरी सूरत से तो ऐसा लग रहा है जैसे कब्र से कोई मुर्दा उठ के खड़ा हो गया हो। खैरियत तो है ना? ठीक ठीक है। अभी सो के उठी है? नहीं, नाइट की वजह से ऐसा सोचा मैंने। वो खामोश रही। मैं कल भी यहाँ आया था, कोई 5 बजे के करीब। तब मैं घर पर नहीं थी। जाहिर है, होती तो घंटे की आवाज़ पर फौरन दरवाज़ा खोलती। नहीं? हाँ, कल मेरी चाबी दरवाजे के ताले को नहीं लग सकी थी। मैंने ताला चेंज कर दिया है। क्यों? मेरी प्राइवेसी में फ़र्क पड़ता है, वो तनिक दिलेरी से बोली। तुम एकाएक मेरे सिर पर आ खड़े होते हो, मुझे बुरा महसूस होता है। यूँ कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती थी। अब कैसी है तेरी सांस? ऊपर है या नीचे? क्या मतलब? वो उसके करीब पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर उससे उसका बायां गाल थपथपाया। उसने उसकी पहुंच से परे सरकने की कोशिश की तो बिल्मोरिया ने एकाएक उसका जबड़ा थाम लिया और उसे जोर से दबाया। सुजाता के मुंह से कराह निकल गई। दबाव के हवाले उसका जबड़ा अपने आप ही खुल गया। बिल्मोरिया ने नथुने फुलाकर गहरी सांस ली। दिन चढ़ते ही लगा ली। फिर वो उसके जबड़े से हाथ हटाता हुआ बोला। आहत भाव से सुजाता अपना जबड़ा सहलाने लगी। कितने लगाए? बिल्मोरिया बोला। 2, 3, 4। बोतल में से तो 5-6 कम लग रहे हैं। सुजाता ने उत्तर न दिया। 2 लीटर की बोतल कहाँ से आई? बिल्मोरिया बोला। कल किसी के साथ फोटो सेशन था, उसी ने दी। फोटो सेशन क्या सारी रात चला था? क्या मतलब? मैंने रात में भी कई बार फ़ोन किया था, फ़ोन खराब था। तू रात को थी कहाँ? हाँ। अब ठीक है फ़ोन? हाँ। आज कौन आया था यहाँ? कब? अभी, मेरे यहाँ पहुँचने से पहले। कोई नहीं। तूने 2 गिलासों में विस्की पी? नहीं तो ड्राइंग रूम में मेज पर 2 गिलास क्यों पड़े हैं? एक पहले का पड़ा था। कितने पहले का? काफ़ी पहले का। उसमें बर्फ़ कैसे मौजूद थी? काफ़ी पहले से पिघली क्यों नहीं? सुजाता के मुंह से बोल न फूटा। जवाब दे। तुम्हें मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं, वो तमक कर बोली। बिल्मोरिया हड़बड़ाया। ऐसा? वो बोला। हाँ, यानी कि तू समझती है कि तेरी कोई जिंदगी जाती भी है, तेरा कोई जुदा वजूद भी है? हाँ। एकाएक ये खुशफहमी कैसी हो गई तेरे को? सुजाता ने उत्तर न दिया। ताला क्यों बदला? इसका भी यही जवाब है। तुम्हें मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। तुम्हें मेरी जिंदगी में ही दखल देने का कोई हक नहीं। अच्छा, मैं आज ही जा गई हूँ अपनी मौजूदा जिंदगी से। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आया करो। तू नहीं चाहती कि मैं यहाँ आया करूँ? बिल्मोरिया अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, इसका वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, यानी कि मेरे से पल्ला झाड़ रही है? हाँ। तू समझती है कि तू कर सकती है ऐसा? मैं कर चुकी हूँ ऐसा, इसलिए ताला बदला। क्यों? ये फ्लैट तेरे बाप का है? मुझे नहीं चाहिए फ्लैट नहीं चाहिए, या वो ऐशो इशरत भी नहीं चाहिए जो इस फ्लैट में शुमार है। ऊंचा रहन सहन, ऐशो आराम, बढ़िया पोशाकें, कीमती जेवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया, अपने बाप की बाबत भी सोच लिया? बाप को पालना मेरा काम नहीं, उसे अपना ख्याल खुद करना चाहिए। नहीं कर सकता तो वो जाने, उसका काम जाने। यानी कि मैं उसका क्लब का बिल भरना बंद कर दूं? उसे रेस खेलने के लिए पैसा देना बंद कर दूं? उसकी और 100 तरह माली इमदाद करना बंद कर दूं? उसे स्कॉच विस्की के क्रेट भिजवाना बंद कर दूं? उसको उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटवा दूं जिसमें वो मेरी वजह से जगह पाए है? खुशी से करो तुम ये सब। अगर मेरा बाप मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो मैं भी अपने बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। खुद अपनी जिम्मेदारी भी कहाँ ले सकती है? ले सकती हूँ। अपनी मॉडलिंग के कैरियर पर मैं तुम्हारी वजह से तवज्जो नहीं दे पाती, क्योंकि बुरे वक्त की तरह तुम कभी भी सिर पर आ खड़े होते हो। अब मैं अपने कैरियर की तरफ मुकम्मल तवज्जो दूंगी तो ज़रूर कुछ बन जाऊंगी। अच्छा? हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए कल और आज में ही मैंने 30,000 रुपये कमाए हैं, जो कि अभी कुछ भी नहीं। तुम देखना, मैं चंद महीनों में ही अपनी खूबसूरती और अपनी फिगर की वजह से मॉडलिंग के करियर में टॉप पर पहुंच जाऊंगी। तेरी खूबसूरती? तेरी फिगर? हाँ, ये खूबसूरती। बिल्मोरिया ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर चिकोटी काटी। ये फिगर? पीड़ा से सुजाता की आंखों में आंसू छलछलाए।
तुम? वो रुआंसे स्वर में बोली। आदमी नहीं, पशु हो। अच्छा हुआ तूने मुझे पहचान लिया। अब आगे जो कुछ मैं करूँगा उससे तुझे हैरानी नहीं होगी। क्या करोगे तुम? जवाब में बिलमोरिया के दाएं हाथ का ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ सुजाता के चेहरे पर पड़ा कि उसकी गर्दन फिरकनी की तरह घूम गई। उसने उसे जोर से पीछे को धक्का दिया तो वो भर भरा कर बेडरूम के फर्श पर जाकर गिरी। जानती नहीं किससे पंगा ले रही है। बिलमोरिया ने उसे बालों से पकड़कर फर्श पर से उठाया और ताबड़तोड़ उल्टे सीधे हाथ के कई झापड़ उसके दोनों गालों पर रसीद किए। आखिरी बार उसने एक वजनी घूसा उसके चेहरे पर जमाया और साथ ही उसके बाल छोड़ दिए तो वो पीछे पलंग पर जाकर गिरी। बिलमोरिया ने लात मारकर पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और लपक कर उसकी छाती पर जा सवार हुआ। वो दांत पीसता हुआ बोला, अपनी और अपने मुफ्तखोर बाप की खैरियत चाहती है तो 1 सेकंड में बोल, कौन आया था यहाँ? फोटोग्राफर। वो बड़ी कठिनाई से बोल पाई। कौन फोटोग्राफर? जिसके साथ मेरी मॉडलिंग असाइनमेंट थी। कहाँ से आया? कैसे पहुँचा तेरे तक? दिल्ली से आया था, क्रेज के जरिए मेरे तक पहुँचा था। नाम बोल। कॉल। क्या? बिलमोरिया हक पकाया। कॉल? ठीक से बोल, कौन? कॉल। दिल्ली से आए उस फोटोग्राफर का नाम कॉल था? हाँ। पूरा नाम बोल। नहीं मालूम, इतना ही मालूम है, कॉल। उसने तुझे शीशे में उतारा? उसकी बातों में आकर तूने फ्लैट का ताला बदला? उसके मुंह से बोल न फूटा। बिलमोरिया उसे एक वजनी झापड़ रसीद करता हुआ बोला, ताला मैंने खुद बदला था। वो रोती कराहती बोली, वो तो उल्टे चाहता था कि मैं पुराना ही ताला वापस लगा देती। वो किस लिए? ताकि तुम अपनी चाबी से ताला खोलकर भीतर दाखिल होते तो वो तुम्हें शूट कर देता। क्या? लेकिन मैंने उसकी बात न मानी, जिसका कि अब तुझे अफसोस है। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम एहसान करती है। बिलमोरिया ने फिर एक घूंसा उसके पहले से सूज आए चेहरे पर रसीद किया। सुजाता के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। अब बोल, कहाँ है वो फर्जी फोटोग्राफर, वो कॉल? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? बिलमोरिया का वजनी हाथ फिर चला। जिससे तेरी असाइनमेंट थी, जिसने तुझे 30,000 रुपये दिए, उसका कोई पता क्यों नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम। कसम उठवा लो। कोई फ़ोन नंबर मालूम होगा? नहीं। फिर कांटेक्ट कैसे होता था? वो ही फ़ोन करता था। आज के अपॉइंटमेंट के लिए भी उसी ने फ़ोन किया था? हाँ। तू तो कहती थी कि फ़ोन खराब था, तब ठीक हो गया था। झूठी मक्कार, मैं कल से फ़ोन बजा रहा हूँ। जब मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं मिला तो उसे कैसे मिल गया? मुझे नहीं पता कैसे मिल गया। वो अभी यहाँ था जिसके साथ कि तूने ड्राइंग रूम में बैठकर विस्की पी थी? हाँ। नाइटी में? उसने नाइटी का गिरहबान मुट्ठी में लेकर झिंझोड़ा। नहीं, ये बाद में पहनी थी। बाद में कब? उसके साथ सो चुकने के बाद? उसके चले जाने के बाद। कहाँ गया वो? मालूम नहीं। अब कब आएगा? कभी नहीं। उसका काम खत्म हो गया है। उसने जितनी तस्वीरें खींचनी थी खींच गया है। साथ में तुझे भी खींच गया है। नहीं। क्यों नहीं? वो बहुत शरीफ था। क्या कहने? मेरे बारे में क्या बताया उसे? कुछ भी नहीं। ये तो बताया होगा कि मैं कौन था और तेरा मेरा क्या रिश्ता था। नहीं। ड्राइंग रूम में मेरी तस्वीर लगी हुई है। तूने उसे वहाँ बिठाया था ड्रिंक्स के लिए। उसने ज़रूर पूछा होगा कि वो किसकी तस्वीर थी। पूछा था। मैंने बोला था तुम मेरे डैडी के दोस्त थे। बस? हाँ। जिंदा रहना चाहती है तो सच बोल। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जिसकी चाहो कसम उठवा लो। मैंने उसे बस। तभी एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। सुजाता सक पकाकर चुप हो गई। बिलमोरिया ने यूं सिर उठाकर टेलीफोन की तरफ देखा जैसे उस अप्रत्याशित विघ्न से उसे ऐतराज हो। फिर वो सुजाता के ऊपर से उठा और पलंग से उतरकर फ़ोन के करीब पहुंचा। हेलो, वो माउथपीस में बोला। कोई आवाज़ ना आई। हेलो, वो फिर बोला। लाइन कट गई। बिलमोरिया के मुंह से एक भद्दी गाली निकली। फिर उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर पटक दिया और वापस घूमा। ये देखकर उसके नेत्र फैले कि सुजाता पलंग से उतरकर दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी जा रही थी। ठहर जा, बिलमोरिया दांत पीसता हुआ बोला और फिर बाज की तरह उस पर झपटा। उसने बालों से पकड़कर उसे वापस घसीटा और धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। फिर जैसे एकाएक वो किसी जुनून के हवाले हो गया। वो दोनों पाँव की ठोकरें उसके जिस्म पर जहाँ तहाँ जमाने लगा।
सुजाता का जिस्म गेंद की तरह फर्श पर इधर से इधर उछलता रहा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कराहती रही, सुबकती रही और फिर खामोश हो गई। तब कहीं जाकर बिल्मोरिया ने पांव चलाने बंद किए। उसने हाँफते हुए उसके छिन्न भिन्न निश्चेत शरीर पर निगाह डाली और जोर से उस पर थूका। प्रतिक्रिया स्वरूप सुजाता के शरीर में कोई हरकत न हुई। उसकी झीनी नाइटी जगह जगह से फट चुकी थी और उसके भीतर से झांकता कोई ही अंग था जो कि खरोचों और जख्मों से लाल नहीं हुआ था। उसकी उस वक्त की हालत को देखकर ये तक कहना मुहाल था कि वो जिंदा थी या मर गई थी। बिल्मोरिया ने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने सूट की सिलवटें निकाली, टाई की गांठ ठीक की और बालों में कंघी फिराई। फिर उसने जेब से लाइटर और पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। उसके लंबे कश लगाता बिना सुजाता पर दोबारा निगाह डाले बेडरूम से बाहर निकल आया और बाहर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब से गुजरते समय वो एकाएक ठिठका। उसकी निगाह सेंटर टेबल पर उपेक्षित सी पड़ी शिवाज रिगाल की बोतल पर पड़ी। उसने भीतर जाकर बोतल उठाई, उसके 2 बड़े बड़े घूंट हलक से नीचे उतारे और बोतल को फर्श पर फेंक दिया। मोटे कालीन की वजह से फर्श पर लुढ़की पड़ी बोतल टूटने से तो बच गई, लेकिन उसकी विस्की बाहर बह बहकर कालीन भिगोने लगी। वो फ्लैट से बाहर निकला। बाहर खड़ा गार्ड तत्काल सजग हुआ। फिर बॉस को लिफ्ट की तरफ बढ़ता पाकर वो भी उसके पीछे लपका। लिफ्ट नीचे को सरक गई तो सीढ़ियों के 4थी और 5वीं मंजिल के बीच के मोड़ पर मौजूद विक्टर सीढ़ियां उतरकर सुजाता के फ्लैट के सामने पहुंचा। उसने एक सशंक निगाह लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ दौड़ाई और फिर फ्लैट में दाखिल हो गया। पिछले बेडरूम में उसे लहूलुहान सुजाता पड़ी दिखाई दी। वो लपक कर उसके करीब पहुंचा। उसने पहली निगाह में तो यही समझा कि वो मरी पड़ी थी, लेकिन जब उसने उसकी नब्ज टटोली तो पाया कि वो धीमी, बहुत धीमी चल रही थी। बगलों की तरह वह वापस दौड़ चला। वो इमारत से बाहर निकला तो उसने पाया कि काले शीशों वाली कॉन्टेसा वहां मौजूद नहीं थी। लगभग दौड़ते हुए सड़क पार करके वो अपनी टैक्सी के करीब पहुंचा। लड़की, वो हाँफता हुआ विमल से बोला, फ्लैट में मरने को तैयार पड़ी है। ओ नो, विमल आतंकित भाव से बोला। बहुत मार लगी मालूम होती है उसे। फौरन अस्पताल न पहुंचाई गई तो पक्के है कि मर जाएगी। यानी कि अभी जिंदा है? हाँ, पर खून से लथपथ टूटी हुई गुड़िया की तरह ऊपर फ्लैट में पड़ी है। बाप, हम उसे अस्पताल पहुंचाएं? हम नहीं, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। जल्दी से टैक्सी में बैठ और कहीं पब्लिक टेलीफोन ढूंढ। पब्लिक टेलीफोन करीब ही एक पेट्रोल पंप पर था, जहां से विमल ने सुजाता की बाबत पुलिस को फ़ोन कर दिया। टैक्सी पर वो वापस इमारत के सामने लौटे। 5 मिनट से भी कम समय में फ्लाइंग स्क्वाड की एक गाड़ी वहां पहुंची, जिसमें से निकलकर कुछ पुलिसिये इमारत में दाखिल हो गए और 5 मिनट बाद वहां एक एम्बुलेंस पहुंच गई, जिस पर सिटी अस्पताल महालक्ष्मी लिखा था। एम्बुलेंस में से एक डॉक्टर और स्ट्रेचर लिए 2 अर्दली बाहर निकले और लपकते हुए इमारत में घुस गए। वो वापस लौटे तो अर्दली स्ट्रेचर उठाए थे जिस पर की सुजाता पड़ी थी। स्ट्रेचर समेत अर्दली और डॉक्टर एम्बुलेंस में सवार हो गए। पुलिस वाले अपनी जीप में सवार हो गए। फिर दोनों गाड़ियां आगे पीछे वहां से दौड़ चली। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, विमल मन ही मन बोला। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुआइये। चंदन जाधव का टेलीफोन नंबर हासिल करने के लिए विमल को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। जो नंबर उसे टेलीफोन एक्सचेंज से न मिला, महालक्ष्मी रेसकोर्स के ऑफिस से न मिला, जॉकी क्लब से न मिला, वो आखिरकार उसे एक बुकी से मिला। शाम के 4 बजे थे जबकि उसने उस नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन किसी ने फ़ौरन उठाया, लेकिन चंदन जाधव की लाइन पर आने तक उसे काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ा। मिस्टर जाधव, वो माउथपीस में बोला, हमें पता लगा है कि आप इंडिया के नंबर 1 हॉर्स ट्रेनर हैं। तारीफ का शुक्रिया, वो मीठे स्वर में बोला। हम एक NRI हैं, हाल ही में नैरोबी से मूव किया है। घोड़ों का शौक खानदानी है। कुछ घोड़े खरीद रहे हैं जिनको रखने के लिए हमें एक मुनासिब जगह की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि एक हॉर्स ट्रेनर की, और हमारी ये दोनों ज़रूरतें हमें मालूम हुआ है कि आप पूरी कर सकते हैं। IC, नाम क्या बताया आपने अपना? अभी नहीं बताया। अब सुनिए, राजा गजेंद्र सिंह कहते हैं हमें। राजा? पटियाले के शाही खानदान से हैं हम। नैरोबी वासी तो इत्तफाकन बन गए। कभी नैरोबी गए हैं आप? जी नहीं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ।
सौभाग्य वाली तो कोई बात नहीं इसमें, अलबत्ता पैसा कमाने के लिए बहुत माकूल जगह है नैरोबी, जो कि आपने वहाँ खूब कमाया मालूम होता है। वाहिगुरु की मेहर है जी। आप सरदार हैं तो सही, सरदारों से कोई परहेज है आपको? जी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसे ही पूछा। फिर कोई बात नहीं। मेरी बाबत कहाँ से जाना आपने? महालक्ष्मी रेस कोर्स से जाना। वहाँ मेरा जिक्र किससे सुना आपने? बिलमोरिया करके कोई साहब थे, उन्हीं की जुबानी आपका जिक्र सुना। आई सी, आप बिलमोरिया साहब से वाकिफ़ हैं? नहीं, वो तो वहाँ किसी और से आपका जिक्र कर रहे थे, जो कि इत्तेफाक से हमने भी सुन लिया। और किससे? मालूम नहीं, हम इस सर्कल में अभी नए हैं ना, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। लेकिन अब जब मुंबई में ही बसने का इरादा किए बैठे हैं तो धीरे धीरे जान ही जाएंगे जानने लायक लोगों को। जी हाँ, क्यों नहीं। अब बोलिए, कब मुलाकात होती है? मुलाकात? ताकि कुछ बातचीत हो सके, ताकि हम आपके अस्तबल को देख सकें, अस्तबल के घोड़ों को देख सकें, घोड़ों के ट्रेनर को देख सकें। वेरी वेल सेड। आप कब आ सकते हैं? हम तो अभी आ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आ जाइए। आना कहाँ है जानते हैं ना आप? नहीं, आपके टेलीफोन नंबर और नाम के अलावा हम कुछ नहीं जानते। नो प्रॉब्लम, अब जान लीजिए। उसने बड़ी विस्तार से जोगेश्वरी का और जोगेश्वरी में स्थित अपने अस्तबल का, जिसका नाम जाधव स्टड फार्म था, रास्ता बयान किया। हम इस वक्त रेस कोर्स के करीब से बोल रहे हैं, विमल बोला। हमें वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। थैंक यू। चंदन जाधव एक जॉकियों जैसा ही छोटा सा, बुदकता सा, लेकिन निहायत चुस्त आदमी निकला। उसकी छोटी काठी की वजह से ही उसकी उम्र का कोई अंदाजा लगा पाना मुहाल था। विमल के चेहरे पर उस वक्त इस्सा भाई विगवाला से हासिल हुई फुल दाढ़ी मूछ थी, आंखों पर बड़ा स्टाइलिश चश्मा था, सिर पर काली 50 के साथ पगड़ी थी, जिस्म पर स्पोर्ट मैनो जैसा नीला ब्लेजर था, जो वो सफ़ेद पतलून, सफ़ेद कमीज और लाल टाई के साथ पहने था। टाई में हीरा जड़ा क्लिप था और दाएं कलाई में सोने का भारी कड़ा था। उसके बाएं हाथ की 3 और दाएं हाथ की 2 उंगलियों में हीरे जड़ी भारी अंगूठियां थीं। वस्तुतः वो सब सामान नकली था, जो अपने सिवरी की मिनर्वा स्टूडियो के बाजू की कई बार आजमाई हुई दुकान से हासिल किया था। जाधव उससे बहुत प्रभावित हुआ और बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उससे मिला। स्टड फार्म के भीतर ही लाल पत्थर से बना उसका बंगला था, जिसके लॉन में लाकर उसने विमल को बिठाया। क्या पिएंगे राजा साहब? जाधव बोला। जो आप पिला देंगे। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यू नो। हा, आप और बैगर? अगर आप बैगर हैं तो मैं क्या हुआ? विमल ने हंसी में उसका साथ दिया। शाम ढल रही है, जाधव बोला। एक ड्रिंक हो जाए? मंजूर, लेकिन छोटा, पटियाला ना हो। हा, जबकि आप खुद पटियाले के हैं, इसलिए तो बेहतर जानते हैं पटियाला पैक के बारे में। ओके, 1 ना पटियाला पैक कमिंग अप राइट अवे। एक सफ़ेद वर्दीधारी नौकर ने उम्दा स्कॉच विस्की के 2 पैक बनाकर उन्हें सर्व किए और उनसे बहुत परे जाकर खड़ा हो गया। तो जाधव बोला, मुंबई में कितने घोड़े खरीद रहे हैं आप? वी विल गो स्लो इन द बिगनिंग। अभी शुरुआती दौर में कोई ज़्यादा नहीं, बस 6 या बड़ी हद 7, आगे की आगे देखेंगे। आप? जाधव के नेत्र फैले। शुरुआत 6-7 घोड़ों से करेंगे और अपना स्टेबल आगे और बढ़ाएंगे। यही तो कहा हमने, हम सरदार होते हैं जाधव साहब, या तो कोई शौक करते नहीं, करते हैं तो दबाकर एन बैजा बल्ले बल्ले करते हैं। अगर आपका अस्तबल हमारे मतलब का है और आप हमारे मतलब के हैं, तो शुरुआत ज़्यादा से भी की जा सकती है। आपको यहाँ से कोई शिकायत नहीं होगी राजा साहब। वधिया, इसी उम्मीद में तो हम यहाँ आए हैं। फिर तो ये समझ लीजिए कि हमारे घोड़े आपके हवाले हैं, हम आपके हवाले हैं। शुक्रिया। वैसे टोटल स्टेबल कहाँ तक ले जाने का इरादा है? कोई 2 दर्जन तक का निशाना तो है ही फिलहाल। 2 दर्जन? जाधव के नेत्र पहले से भी ज़्यादा फैले। सब आपके हवाले। शुक्रिया शुक्रिया। विमल ने अपना गिलास खाली करके मेज पर रखा। एक और? जाधव बोला। नहीं, अभी नहीं, एक भी हमने आपके इसरार पर कबूल किया है। अब पहले वो काम होना चाहिए जिसके लिए कि हम खास तौर से चलकर यहाँ आए हैं, उसके बाद देखी जाएगी। अभी तो आप हमें अपना अस्तबल दिखाइए। जी हाँ, ज़रूर, तशरीफ़ लाइए। विमल उठकर उसके साथ हो लिया। अस्तबल वहाँ से कोई 200 गज परे था। वो एक आयत की सूरत में बना हुआ था, जिसकी एक भुजा खाली थी
और बाकी की 3 भुजाओं में घोड़ों के लिए 3 बड़े बड़े शेड थे, जिनमें कि घोड़े खड़े दिखाई दे रहे थे। उन शेडों के फ्रंट में मोटी जाली वाले रोलिंग शटर थे, जो कि बवक्ते जरूरत बंद किए जा सकते थे, और पिछवाड़े की दीवारों में 5-5 फुट के फासले पर रोशनदान थे, जिनमें मोटे सींगचों की ग्रिल लगी हुई थी। हर शेड का दाखिला का अपना अलग फाटक था। जाधव के संकेत पर एक नौकर ने वहां की कई बत्तियों के स्विच ऑन किए। एकाएक रोशनी होने पर कुछ घोड़े हिनहिनाए और फिर खामोश हो गए। बाएं से आइए, जाधव बोला। विमल उसके साथ हो लिया। जाधव एक एक घोड़े के आगे ठहर कर उसका नाम बोलने लगा। किसी ने कोई रेस जीती थी तो उसकी डिटेल बताने लगा, नहीं जीती थी तो वजह बताने लगा, जो कि अमूमन यही थी कि घोड़ा अभी किसी रेस में दौड़ा ही नहीं था, या वो पहले किसी गलत ट्रेनर के हाथों में था। विमल उसकी बातें सुन तक नहीं रहा था। उसकी मुकम्मल तवज्जो हर शेड के शटरों और फाटकों की तरफ थी। उसने महसूस किया कि शटर और फाटक बंद होने की सूरत में वहां निकासी का और कोई रास्ता नहीं था। ये शटर तो, वो बोला, कभी कभार ही बंद किए जाते होंगे। हर रात बंद किए जाते हैं राजा साहब, जाधव बोला। शटर भी और फाटक भी। वजह आप खुद सोच सकते हैं। ये रेस के घोड़े हैं और एक एक घोड़े की कीमत लाखों में है। घोड़े कीमती प्रॉपर्टी हैं राजा साहब, चोरी हो सकते हैं। आई सी। शटर लोहे की खुली जाली के बनवाए गए हैं ताकि रात को भी घोड़ों को हवा की किल्लत ना हो। भीतर छत वाले पंखे भी हैं, जो आजकल के मौसम में तो नहीं चलाए जाते, लेकिन मार्च के बाद जब टेम्परेचर ऊंचा जाने लगता है तो चलाए जाते हैं। कुल कितने घोड़े हैं यहाँ इन 3 शेडों में? 30, लेकिन 60 तक यहाँ आराम से रखे जा सकते हैं, यानी कि आपके घोड़ों को यहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। राजा साहब के घोड़ों को बकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ मौजूद हर घोड़े का मालिक जुदा है, तकरीबन का। वो क्या है कि मेरे सिर्फ 2 ही क्लाइंट हैं जिनके यहाँ 1 से ज़्यादा घोड़े हैं। एक फिल्म स्टार फिरोज खान, जिसके यहाँ 4 घोड़े हैं, और दूसरा कावस बिलमोरिया। कावस बिलमोरिया वही जिसका हमने जिक्र किया था? जी हाँ। उसके कितने घोड़े हैं यहाँ? 5, सब टॉप क्वालिटी के? जी हाँ। उनमें से एक तो ऐसा है कि मुझे भी ये सोच के फक्र महसूस होता है कि मैं उसका ट्रेनर हूँ। अच्छा? जी हाँ, ब्लैक ब्यूटी नाम है उसका, और इससे बेहतर नाम उस घोड़े का कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी क्या खूबी है उसमें? हमारा मतलब है नाम के अलावा खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि माँ और बाप दोनों डर्बी की रेस जीत चुके हैं। बल्ले, अभी खुद कोई रेस जीता है या नहीं? अभी नहीं, अभी तो उसकी ट्रेनिंग ही हो रही है। अगले सीजन में उतारा जाएगा रेस कोर्स में, फिर देखिएगा हर रेस जीतेगा। ऐसा होनहार घोड़ा तो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। 40 लाख लग चुके हैं, लेकिन बिलमोरिया दुगने में भी बेचने को तैयार नहीं। ऐसे घोड़े की तो यहाँ बहुत ही खास खिदमत होती होगी। है तो ऐसा ही। घोड़ों को कभी किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो तो उसका क्या इंतज़ाम है यहाँ? कोई वेट है यहाँ आपकी मुलाजमत में? पक्की मुलाजमत में तो नहीं है राजा साहब, लेकिन एक बहुत काबिल तजुर्बेकार वेट से मेरा रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है। वो करीब ही आज़ाद नगर में रहता है, बस रेलवे लाइन के पार से ही आना होता है उसने। कभी इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत हो तो फ़ोन करने पर फ़ौरन आता है। घर पर हो तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है। कहीं घर से बाहर भी हो तो कांटेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पास सेलुलर फ़ोन भी है और पेजर भी है। गुड। नाम क्या है उसका? सांगवान, अनिल सांगवान। आपके तो सारे क्लाइंट उससे वाकिफ़ होंगे, ख़ास तौर से ये बिलमोरिया। कोई भी वाकिफ़ नहीं राजा साहब, सब आप जैसे बड़े लोग हैं। वेट से कौन वाकिफ़ियत करना चाहेगा? आप चाहेंगे? खामखा, जब हमने आपसे वाकिफ़ियत कर ली तो फिर और किसी से वाकिफ़ियत की क्या ज़रूरत रह गई? सो देयर यू आर। हम किसी बड़े होटल में जाकर खाना खाएं, खाना हमें पसंद आए तो हम ये तो दरफ्यात कर सकते हैं कि शेफ़ कौन है, लेकिन ये पूछना तो हिमाकत होगा कि मसाला किसने पीसा था, प्याज किसने काटा था, लहसुन किसने छीला था, टमाटर किस खेत के थे, मुर्गा किस जात का था, वगैरह। वेरी वेल सेड सर। तो ये बिलमोरिया आपके वेट से वाकिफ़ नहीं? जी नहीं। और वो खुशकिस्मत शख्स है जो कि ब्लैक ब्यूटी का मालिक है? जी हाँ। देखें तो जरा हम भी ब्लैक ब्यूटी की ब्यूटी। ज़रूर, तशरीफ़ लाइए। वो उसे अहाता क्रॉस करा के सीधा दाएं शेड में वहाँ ले आया जहाँ की एक स्याह काला घोड़ा खड़ा था। विमल घोड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था।
लेकिन इतना किसी अंधे को भी दिखाई दे सकता था कि बाकी घोड़ों के मुकाबले में उस घोड़े की शान ही निराली थी। इतने घोड़ों में भी वो वहाँ अलग ही चमकता था। विमल बोला, है तो वाकई नगीना ये। घोड़ों के मामले में मैं कभी बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करता। ऐसा घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि इसका मालिक इसे किसी कीमत पर भी बेचने को तैयार नहीं। तैयार तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मैं खास आपकी खातिर बिल्मोरिया से बात चलाकर देख सकता हूँ। देखेंगे, सोचेंगे। वैसे आदमी कैसा है बिल्मोरिया? आप जैसा खुश मिजाज और खानदानी तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है। तीखा है मिजाज का? जी हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी भड़कने वाला। मेरे एक स्टेबल बॉय को एक बार उसने महज इसलिए झापड़ रसीद कर दिया था कि वो ब्लैक ब्यूटी के साथ अदब से पेश नहीं आया था। क्या बेअदबी की थी? घोड़े को घोड़ा जी या मिस्टर हॉर्स या वड्डे भापा जी नहीं कहा था? जाधव बड़े शिष्ट भाव से हंसा। यानी कि आदमजात से उतना लगाव नहीं महसूस करता जितना कि जानवर से। यही समझ लीजिए। इतने कीमती घोड़े को कुछ हो जाए तो वो तो जान दे देगा या ले लेगा। मेरी, तुम्हारी किस लिए? क्योंकि घोड़ा मेरी हिफाजत में है। मैं उसका ट्रेनर ही नहीं, कस्टोडियन भी हूँ। ओह, अक्सर आता जाता रहता होगा यहाँ घोड़े का कुशल मंगल जानने के लिए? जी हाँ, औसतन एक फेरा तो लग ही जाता है हफ्ते में। चिराग जले ही आता होगा ताकि आपके साथ पटियाला पैक की शिरकत कर सके। नहीं राजा साहब, ऐसी मेहमान नवाजी का मौका उसने मुझे कभी नहीं दिया। ऐसे किसी वक्त वो आज तक नहीं आया। वो तो या सुबह सवेरे आता है या छुट्टी का वक्त हो तो दोपहर के वक्त। घोड़ों की देखभाल के लिए स्टाफ कितना है आपके पास? काफ़ी है। आप निश्चिंत रहिए राजा साहब, आपके घोड़ों को यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैंने पहले भी बोला, फिर कहता हूँ कि उन्हें यहाँ VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। स्टाफ 24 घंटे की मुलाजमत में है। ऐसा कहीं होता है राजा साहब? वो भी आजकल की यूनियन बाजी के दिनों में 2 शिफ्टों में काम होता है राजा साहब यहाँ। एक शिफ्ट दिन की और एक रात की। अलबत्ता रात की शिफ्ट में स्टाफ कदरन कम होता है। बिल्मोरिया रात को यहाँ कभी नहीं आया? क्यों पूछ रहे हैं जनाब? कोई खास वजह नहीं, विमल लापरवाही से बोला। हम ये कहना चाहते थे कि बिल्मोरिया कभी रात को यहाँ नहीं आया तो उसे इस बात की भी खबर नहीं होगी कि यहाँ घोड़ों की देखभाल के लिए रात को स्टाफ कम होता है। जैसे बदमिजाज आदमी आप उसे बताते हैं, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि खबर होती तो शायद वो ऐतराज करता। नहीं? जाधव ने एक क्षण सोचा और फिर हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। आइए चलें। ज़रूर, जाधव वापस उसके साथ चलता हुआ बोला। तो कैसा लगा आपको मेरा यह सिलसिला? हम आपसे और आपके स्टड फार्म से पूरी तरह से राजी हैं मिस्टर जाधव। लगता है हमारी निभ जाएगी। ज़रूर निभ जाएगी राजा साहब, ज़रूर निभ जाएगी। ना निभने वाली तो कोई बात ही नहीं। गुड, हम अब इजाज़त चाहेंगे। फिर कब मुलाकात होगी? बहुत जल्द, शायद कल ही। हम पहले फ़ोन करेंगे और फिर आपके साथ एक नॉन पटियाला पैक की शिरकत करने का फ़ख्र हासिल करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम सर। विमल वहाँ से विदा हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।